चुनाव हार जाएंगे, जीत जाएंगे, ये मेरे बस में नहीं है, तो आपके बस में। ये मेरे बस में नहीं है, ये तो आपके बस में है। मैं हारूंगा तो भी आप हराएंगे, मैं आज जीतूंगा तो भी आप जिताएंगे। इसलिए यहां मेरे बलबूते का नहीं है मामला। मेरे बलबूते में यह है कि मैं किसी भी अन्याय और अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, नहीं टेकूंगा, नहीं टेकूंगा। ये सिर कलम हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अत्याचार और संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया और उसी पुराने के पुराने ढर्रे को लेकर के चलते रहे, जिसकी वजह से 75 साल गुजर जाने के बाद में भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हीं समस्याओं के सामने खड़े। इसलिए हमने ये ढूंढा कि आखिर ये वजह क्या है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को ढूंढता है कि मरीज आया तो है, लेकिन इसको बीमारी क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों ने जो एक रूप दिया है उसके लिए मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं। उसके बाद आज के इस पावन दिवस ईद के ऊपर मैं तमाम इस्लाम प्रेमियों और संपूर्ण भारतवासियों को इस अवसर पर मुबारक देता हूं। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है, 11 अप्रैल, जिसे दुनिया में कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। ईद चांद के हिसाब से आती है, लेकिन ये दिन हमेशा चांद लेके आता है। इस देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस देश को एक महान संविधान और इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही असमानता आधारित व्यवस्था को ध्वस्त करके मानव मानव को समान करने वाले उस महान योद्धा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुरुओं में से एक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जो आज जन्मदिन है, इसकी भी मैं आप सभी लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। शायद ये नहीं होते तो बाबा साहब नहीं होते, और बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। इसलिए आज का जो दिन है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो हमारे रूटीन में आया, लेकिन बहुत ही बड़ी बात है कि आज हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती पर आज से शायद 15 साल पहले इसी ग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई थी 11 तारीख को। और आज एक चुनावी सभा को मैं एक चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संबोधित कर रहा हूं। ये 15 साल का सफर जो है वो आपको और हमको यहां दोबारा मिलने का अवसर दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं और हमेशा बता भी रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि मुझे इस चुनाव लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। मैंने कभी भी सोचा नहीं था, कभी भी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं हमेशा मंचों से कहता भी आया कि मुझे तुम्हारे वोट की पीड़ नहीं है, गरज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जागृति का कार्यक्रम निरंतर चल रहा था और उस निरंतर जागृति के कार्यक्रम का प्रतिफल हमें समाज में एक जागरूकता के रूप में दिखाई दिया। जब समाज के अंदर जागरूकता आई तो समाज के लोगों ने कहा कि आपने हमें जगाया है तो अब दिशा भी दो, नहीं तो तुरंत जागा हुआ आंखें मसलता मसलता कई खड्डे में भी गिर जाता है। अगर आप किसी को नींद में से जगाओ अचानक और उसे चलने को कहो तो या तो गलत दिशा में चला जाता है या फिर कहीं न कहीं टकरा जाता है। तो लोगों ने कहा, समाज के
कि आपने जगह दिया है तो अब दिशा भी आपको ही देनी है। मैंने प्रयास किया कि मेरे समाज के अंदर से ऐसे बहुत सारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में है और उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, बट पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं, जनता के प्रतिनिधि के तौर पे लड़ना चाहिए। क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है उसकी परिभाषा मैं आपको बता देना चाहता हूं। लोकतंत्र और गणराज्य का मीनिंग होता है जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। लेकिन भारत में एक बहुत ही दुखद बात कह सकते हैं कि लोकतंत्र और गणराज्य स्थापित नहीं हुआ और फिर से राजतंत्र स्थापित हुआ, जिसके अंदर पार्टियों द्वारा और पार्टियों के लिए चुना गया। इस चीज का जब हमने आकलन किया तो हमें पता चला कि हम लगातार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 9वीं क्लास से अगर मैं गिनूं जहां से मेरे जीवन का संघर्ष हुआ तो शायद 40 साल मुझे हो गए हैं इस संघर्ष को करते हुए। 40 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। यहां पालूराम जी बैठे हैं, हॉस्टल में हमारे पास पे आते थे। जब मैं 9th क्लास यहां से छोड़ के 10th क्लास में बाड़मेर में एडमिशन लिया था, मेरा संघर्ष वहां से शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक मैं देख रहा हूं कि मेरे समाज के साथ, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, लगातार उनका शोषण हो रहा है। इसलिए इस संघर्ष को, आखिर ये संघर्ष क्यों और कब तक चलेगा? क्या हम हमारी इस युवा पीढ़ी को और आने वाली जनरेशन को ये संघर्ष विरासत में लेके जाना चाहते हैं? अगर हम ये संघर्ष करते करते मर गए और यही संघर्ष हमने युवा पीढ़ी को दे दिया और युवा पीढ़ी फिर आने वाली जनरेशन को दे देगा, तो इस संघर्ष का कोई मतलब नहीं होता। जो संघर्ष रिजल्ट नहीं लाता वो बांझ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। हम सदियों से संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी अगर हमारी पीढ़ियों को संघर्ष ही करना है तो फिर काहे की बकवास ये मंच लगाना और काहे की बकवास ये इकट्ठे करना। इसलिए हमने रास्ता निकाला कि आखिर इन समस्याओं की जड़ क्या है। समस्याएं खत्म तो 26 जनवरी 1950 के दिन ही हो जानी चाहिए थी, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के तहत ये लिख दिया था और मानने के लिए कह दिया था कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले जो इस देश के अंदर सिस्टम है, रीति है, रिवाज है, कानून है, विधि है, विधान है, वो सारा शून्य हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस संविधान जिनके हाथों में आया उन लोगों ने संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया और उसी पुराने के पुराने ढर्रे को लेकर के चलते रहे, जिसकी वजह से 75 साल गुजर जाने के बाद में भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हीं समस्याओं के सामने खड़े। इसलिए हमने ये ढूंढा कि आखिर ये वजह क्या है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को ढूंढता है कि मरीज आया तो है लेकिन इसको बीमारी क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करवाता है, एक्सरे करवाता है, ब्लड की वगैरह कई, उसके बाद वो पूछता है कि इसको बीमारी क्या है, तब उसका इलाज करता है, वो ठीक हो जाता है। हम समाज के डॉक्टर हैं, इसलिए हम जानते हैं। तो हमने ये विश्लेषण किया कि आखिर समाज की दुर्दशा क्यों हो रही। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस देश के अंदर नाम मात्र के इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य के अंदर जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए कोई भी प्रतिनिधि आज तक नहीं गया, आज तक नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के प्रतिनिधि
पार्लियामेंट में गए, कोई जनता के लिए नहीं गया। शायद जनता के लिए जाता तो जनता इस हालात में नहीं होती। अगर वो जनता के लिए गया होता तो जनता को आज 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। अगर वे पार्टियों के प्रतिनिधि ना होकर जनता के प्रतिनिधि गए होते तो सड़कों पे लाश रख करके आपको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आपको न्याय मिलता, आपको शिक्षा मिलती, आपको रोजगार मिलता, आपको चिकित्सा मिलती और आप लोग साधन संपन्न और सुखी जीवन जीते। ये चुनावी सभा है। चुनावी सभा में बहुत सारे चेहरे जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए। लेकिन अगर यही कोई आंदोलन होता तो शायद इससे 20 गुना लोग भी खड़े होते। इसका मतलब क्या है, आप समझना मेरी बात को। ये बात मीडिया पर जा रही है, ये बात चुनाव आयोग तक भी जाएगी। आखिर चुनाव के समय ऐसा क्यों होता है और संघर्ष के समय ऐसा क्यों होता है? संघर्ष में 4 गुना भीड़, चुनाव में कम भीड़ क्यों होता? क्योंकि हम संघर्षों के आदी हो गए, हम संघर्षों के गुलाम हो गए। हम संघर्ष का समाधान नहीं करना चाहते। अगर यहां पर आ जाते तो शायद समस्या का समाधान हो जाता। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की इस संबंध में। पहले तो हमने उनसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, मैं आपके लिए तैयार हूं, आपका कैंपिंग चलाऊंगा, आपके लिए जो कुछ भी मेहनत होगी करूंगा। उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई और आज वे लोग एक संदेश दे रहे हैं कि ताराराम महना के खड़े होने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा। और वे ये भी संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि संविधान खतरे में, संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को वोट देना होगा। मैं उन लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, इस देश में 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया और 90% संविधान की सत्यानाश किया। ये बात डंके की चोट पे मीडिया पे कह रहा हूं, कोई है तो आ जाए डिबेट के लिए, एक एक बात का, एक एक आर्टिकल का जवाब दे दूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 90% सत्यानाश किया तो सिर्फ कांग्रेस ने किया। ये हमारी बर्बादी की बिल्डिंग जिसे आज कलर करने का काम बीजेपी कर रही है, ये बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई हुई बिल्डिंग है। हमारी ये बर्बादी की बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पुताई कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और कांग्रेस को भी यहां तक, बीजेपी को यहां तक लाने वाली कौन है? शायद मेरा समाज नहीं जानता कि कांग्रेस नानी है, आरएसएस मां है और बीजेपी बेटी है। ये बेटी, नानी और मां का तीनों का रिश्ता है। इसलिए कहता हूं कि हाथ और फूल हमारी भूल बहुत हो गई, अब नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस से निकलकर आरएसएस बनता है और आरएसएस से निकल करके बीजेपी बनती है या जनसंघ बनता है। कैसे कह दोगे वे खानदान के नहीं है? कैसे वो तुम्हारा भला कर सकते हैं? किस आधार पे कह दोगे कि हमारा कांग्रेस बचाव कर लेगी? कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर पार्टी छोड़ दी तो अनाथ हो जाएंगे, मां बाप मर जाएंगे। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जब बाड़मेर से प्रियंका चौधरी चुनाव लड़ती है, हमारी बहन पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ती है और हमारा समाज उसे साथ देता है, उस समय हमारी पार्टी कहां जाती है? वो जीते या हारे, दूध के धोकर के वापस ले लिए जाते हैं, घर वापसी हो जाती है। हमारी घर वापसी कब होगी?
क्या वो नेता जो बगावत करके चुनाव लड़ते हैं और हमारे लोगों का, SC ST OBC के लोगों का खुले में इस्तेमाल करते हैं और फिर कूद करके पार्टी के पाले में चले जाते हैं? अरे अनाथ तो मेरा समाज हो रहा है, मेरे समाज को तुम अनाथ कर रहे हो। अगर फतेह खान जी वापस दूध से धुल करके अगर कांग्रेस में जा सकते हैं, अगर प्रियंका जी दूध से धुल करके अगर बीजेपी में जा सकती है, अगर सुनील परियार जी दूध से धुल करके पार्टी में वापस घर वापसी में जा सकते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा बाप खा जाएगा कोई। तुम्हारी क्या औकात है? गरज तो उन्हें है तुम्हारे वोटों की, तुम्हें नहीं है। तुम्हारे वोटों की उनको गरज है, तुम्हें नहीं है। वो आएंगे तुम्हारे तलवे चाटने, पैर पड़ने के लिए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मगर हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे चाटुकार लोग पैदा कर दिए हैं, कुछ ऐसे लाचार और मोहताज लोग पैदा कर दिए गए हैं जो इस समाज को बेचने का काम करते हैं, और इसी वजह से शायद मेरा समाज बहुत पीछे। बहुत सारे लोगों ने घूंघट निकाल रखा है। पार्टी वाले क्या कहेंगे, पार्टी वाले क्या कहेंगे? पार्टी वाले उनको कुछ नहीं कहते, तुम्हें कहेंगे। ये बात आपको समझनी होगी और उन दलालों से पीछा छुड़ाना होगा। अगर समाज का भला चाहते हो, समाज का कल्याण चाहते हो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। मेरा जीतना या हारना ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हमेशा जीता हुआ हूं, हमेशा जीता हुआ हूं, क्योंकि मैं आज कितने भी खतरनाक से खतरनाक दुश्मन के सामने भी झुका नहीं हूं। जो झुकता है वो हारता है ना, मैं झुका ही नहीं है तो हारा कहां से? मैं तो सदा जीता हुआ हूं, हमेशा जीता हुआ हूं। चुनाव हार जाएंगे, जीत जाएंगे, ये मेरे बस में नहीं है, तो आपके बस में। ये मेरे बस में नहीं है, ये तो आपके बस में है। मैं हारूंगा तो भी आप हराएंगे, मैं आज जीतूंगा तो भी आप जिताएंगे। इसलिए यहां मेरे बलबूते का नहीं है मामला। मेरे बलबूते में यह है कि मैं किसी भी अन्याय और अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, नहीं टेकूंगा, नहीं टेकूंगा। ये सिर कलम हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अत्याचार अन्याय के सामने झुकेगा नहीं। उन मजबूर और लाचार लोगों को मैं उन्हें कहता हूं, मजबूर और लाचार। हमारे समाज के वो लोग जो आज भी कांग्रेस और बीजेपी से चिपके हुए हैं, मैं उन्हें कहता हूं लाचार और मोहताज। वो लाचार और मोहताज क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे? बताओ। जो खुद लाचार है, खुद मोहताज है, खुद दूसरों के रहमो करम पर जी रहे हैं, उनसे तुम अपनी रक्षा की उम्मीद करोगे? हमें सबसे पहले हमारे समाज के उन दलालों को ठोकर मारनी होगी। अगर उनको ठोकर मार दी, दुश्मन धराशायी हो जाएगा। दुश्मन की दीवार टिकी हुई है हमारे समाज के दलालों की ईंट के ऊपर। इसलिए आपको कहता हूं कि यहां वोट का मामला, इलेक्शन का मामला, हम लड़ रहे हैं तो हम नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ रहे। हम लड़ रहे हैं नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अक्सर मेरे बारे में लोग कहते हैं और जानते भी कि ताराराम कौन सा? वो ताराराम मेहना, वो कट्टर ब्राह्मण विरोधी। मुझे कहते हैं कट्टर ब्राह्मण विरोधी, वो ताराराम मेहना। मुझे कट्टर ब्राह्मण विरोधी के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपको इस समय इस पंडाल में, आपकी उपस्थिति में ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं ब्राह्मणों के भी वोट ले रहा हूं। ब्राह्मण भी मुझे वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण मुझे वोट दे रहे हैं जो ब्राह्मण जानते हैं
कि ताराराम ब्राह्मणों के विरोध में नहीं है, ब्राह्मणों की नीतियों के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में हूं मैं, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं। मैं किसी बात ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हम कोई शब्द इस्तेमाल करके ये कहें, लेकिन ब्लड और डीएनए के आधार पर एक डंके की चोट कहता हूं कि हम और राजपूत भाई। अगर डाउट है तो डीएनए टेस्ट करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे हम वो के वो हैं यार। यहां पर 56 कौम के लोग बैठे हुए हैं। उन 56 कौम में भाटी है, सोलंकी है, परमार है, पंवार है, राठौड़ है, चौहान है ना? है ना 56 कौम में? तो उन 56 कौमों में एक राजपूत भी तो कौम है, और उनमें भी पंवार, परमार, चौहान, राठौड़, वाघेला, सोलंकी है। हम भाई हैं कि नहीं है? हमें दुश्मन बना दिया गया है। हम भाई हैं, हम भाई हैं, लेकिन हमें दुश्मन इस व्यवस्था ने बना दिया है। कुछ सत्ता के उन लोभियों ने, सत्ता के उन लालची लोगों ने सत्ता पर हमेशा काबिज रहने के लिए समाज को तोड़ने का काम किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहां दो जाट खड़े हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, लेकिन ज्यादा न ले सका तो 5% तो जाटों के भी वोट लूंगा, मेरे पर्सनल व्यवहार से लूंगा। मैंने अगर उनके सुख दुख में काम किया है तो लूंगा। मैं राजपूतों के भी वोट लूंगा, क्योंकि हमेशा उनके बीच में रहा हूं और उनके भी सुख दुख में काम आया हूं। उनके भी वोट लूंगा। मुसलमानों की बात करें हम, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अधिक संख्या में वोट ले रहा हूं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ताराराम के साथ कोई नहीं है। भैरूलाल जी जैसे कलेजा चीर करके आ जाते हैं, और कुछ लोग घर में बैठे बैठे कहते हैं थोड़े काम करना, मोटी बोर्ड सही से एक प्रोती हो। अब उनकी मजबूरियां है, उनकी मजबूरियां है, नहीं आ सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अतरुज कौम में अपने बच्चों है, मोहल्ली रैली में आवे जिंदाबाद मुर्दाबाद करवानी जरूरत ही कोई जैसे कार करवानी बोले भैरू बाबू एक लाई गई। हमें हमारी जो पार्टियों की जो बात करते हैं, उन पार्टियों की नीतियां हम आपके खिलाफ है, नीतियां आपके पक्ष में नहीं है। अगर नीतियां पक्ष में होती तो 60 साल तक कांग्रेस को राज करने का मौका मिला। 60 साल कांग्रेस ने राज किया तो शायद मेरे समाज का कल्याण तो हो जाना चाहिए था, और जो 60 साल में नहीं कर पाया वो 60 महीने में कर देगा, इसकी क्या गारंटी है? 5 साल में 60 महीने होते हैं ना। अभी का जो चुनाव ये 5 साल रहेगा ना, 5 साल में 60 महीने होते हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें 60 साल का समय दिया, 60 साल में हमारा भला नहीं हुआ, अब 60 महीने में करने चले हो और संविधान बचाने चले हो। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहां लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने मुझे यह कहा है कि कांग्रेस ही संविधान बचा सकती है। मैं उन कांग्रेस के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि भारत के संविधान को बचाने की दुआई दे रहे हैं, भारत के संविधान को बचाने का हम लोगों को भरोसा दे रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि उस संविधान के आर्टिकल 1 के बारे में जानते हो? छोड़िए बाकी 395 को, 394 को छोड़ दीजिए, शायद फुर्सत नहीं होगी तो नहीं पढ़ पाए होंगे। पहला भी नहीं पढ़ा। अगर पहला ही आर्टिकल नहीं पढ़ा तो क्या खाक बचाओगे संविधान को? और अगर कहते हो कि पढ़ा है, हमने भी संविधान पढ़ा है, तो तुम्हारा हीरो, तुम्हारा लीडर मंचों पर से भारत क्यों नहीं बोलता है, हिंदुस्तान ही क्यों बोलता है?
कांग्रेस प्रेमियों से मैं कांग्रेस प्रेमियों को संदेश देना चाह रहा। मेरे प्रेमी तो आ गए मेरे साथ, अब मुझे किसी की पीड़ नहीं है, कोई गरज नहीं है। और जो घरों में बैठे हैं वो भी मेरे समर्थक है, मुझे कहीं नहीं जरूरत है। मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ये दुआई दे रहे हैं कि कांग्रेस संविधान बचाएगी। कांग्रेस का लीडर भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 पहले का उल्लंघन करता है और उससे तुम उम्मीद करते हो कि संविधान बचाएंगे। हिंदुस्तान शब्द संविधान विरोधी है, गैर संवैधानिक है। ये वकील लोग बैठे हुए हैं यहां पर, और भी वकील थे इधर। संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी जो अब तक इंडिया था अंग्रेजों के जुबान पर, वो अब भारत है। वो भारत नहीं बोलता, हिंदुस्तान बोलता है। और तुम कहते हो कि संविधान बचाएगा। बंद करो ये संविधान बचाने का नाटक। तुम कोई संविधान नहीं बचाना चाहते, तुम खुद अपने आप को बचाना चाहते हो। और अपने आप को बचाने के लिए तुम समाज को दांव पे लगा रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं है कि समाज क्या चीज होती है। जब मरते हो, जब पैदा होते हो, जब शादी करते हो, जब सारे काम करते हो, तब तुम्हें समाज की जरूरत होती है। और जब समाज को न्याय, समाज को अधिकार दिलाने का मामला आता है तो कांग्रेस और बीजेपी तुम्हारी मां बाप बन जाती है। समाज जाए भाड़ में, समाज जाए खड्डे में। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, हमारे देश में हुआ क्या है? हर गांव गली से देश तक, दिल्ली तक, गली से लेकर दिल्ली तक हमारे लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम किया, इसलिए समाज का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। समाज का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने घर को फूंकना पड़ता है, अपने घर को आग लगानी पड़ती है। और अगर समाज का साम्राज्य स्थापित हो गया तो उस फूंके हुए घर की जगह महल भी मिल जाते हैं। अगर समाज का बन गया। इस देश में दुर्भाग्य की बात है कि हर कोई अपना अपना साम्राज्य, अपना अपना घर, अपना अपना पद, अपना अपना पैसा और अपना वजूद बचाना चाहते हैं, समाज नहीं बचाना चाहते। इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा, या इसलिए मुझे समाज के इस आदेश को स्वीकार करना पड़ा। मैं भी मना कर सकता था कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ता, आराम की रोटी खा रहा था, लेकिन समाज ने कहा कि अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो जो भी तकलीफ झेलनी होगी झेलूंगा, मेरा सब कुछ बिक जाएगा लेकिन मैं नहीं बिकूंगा।